डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं परसेंटेज यूनिट आपको करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था और उस कंसेप्ट को मैंने काफ़ी डीप में जाकर आपको क्लियर करवाया था और ये भी कहा था कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट जो यूनिट है यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो प्रश्नावली आती है मैथ्स के अंदर, एक तो उसे हम प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे उसी एक कंसेप्ट से। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि पूरी मैथ्स की हर एक लगभग यूनिट के अंदर उस कंसेप्ट का यूज होता है। एक बार मैं उस चीज़ को रिकॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ उसे अच्छे से, और उसके बाद अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें यूज है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखना मैंने आपको क्या बात बताई थी। देखो, मैं आपको ये समझा रहा था उसमें कि मान के चलो कोई नंबर जैसे 100 है, कोई संख्या है, वो कितनी है शुरुआत में 100, कोई संख्या शुरुआत में 100 है, उसे हम क्या करें 10% बढ़ा दें। कितने परसेंट बढ़ा दिया मैंने? 10% बढ़ा दिया। तो वो नंबर 10% बढ़ने के बाद कितना हो जाता है? 110। कितना हो जाता है? 110। क्लियर है? कोई नंबर जो शुरुआत में 100 है वो 10% बढ़ के हो गया 110। फिर इस बढ़े हुए नंबर को मैं क्या करूं कि 10% बढ़ा दूं। क्या कर दूं? 10% बढ़ा दूं। तो फिर क्या होगा? 110 का 10% कितना होता है? 11। तो फिर वो नंबर 11 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? नंबर शुरुआत में 100 है, पहले वो 10% बढ़ के हुआ 110। जब वो 10% अब बढ़ा दोबारा तो वो 110 का 10% बढ़ेगा, यानी कि 110 का 10% 11 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? फाइनली 21 हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस यानी कि क्रमागत ये नंबर आगे से आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है आगे से आगे कम होता रहे, या कभी बढ़ रहा हो और कभी क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो। 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार हो। तो इस कंसेप्ट में मैंने एक चीज बताई थी आपको, खैर मैंने वहां तो बहुत डिटेल बताई है इसकी जरूरत के हिसाब से। तो अभी इस टाइम क्या है कि मैंने ये चीज आपको क्लियर करवाई थी कि जब ऐसा कोई सीन बने इस तरीके का तो उसे हम एक और वे में कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप नंबर को 10% बढ़ा रहे हो, पहले 10% लिख दो 1/10। कितना लिख दो? 1/10। तो नंबर 10 था शुरुआत में, 1 बढ़ के कितना हो गया? 11। फिर यहां से देखो, नंबर 10 था शुरुआत में, 1 बढ़ के कितना हो गया? 11। ये क्यों होता है ये भी मैंने वहां परसेंटेज में आपको अच्छे से क्लियर करवाया है, बट अभी रिकॉल करवा रहा हूं कि जो चीज इस तरीके से आप कर सकते हो उसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि शुरुआत में नंबर अगर 100 था तो फाइनली नंबर कितना हो गया? 121 हो गया। तो यहां भी आप देख रहे हो कितने परसेंट बढ़ गया नंबर? 21% बढ़ गया। और यहां भी देख रहे हो तो कितने परसेंट बढ़ा? 21%। तो आप ये कंफर्म हो चुका था हमें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसे इजीली इस वे में रिप्रेजेंट करके और क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। बताई थी ना मैंने ये बातें। बस अभी भी यही चीज है। कैसे? कि जैसे मान लो ए है, कोई ए नाम का बंदा, उसके पास 100 रुपए की कोई चीज है, उसने 10% का लाभ लेके चीज किसको बेच दी? बी को बेच दी। आगे बात समझ, किसको बेच दी? बी को बेच दी। फिर बी ने क्या किया? 10% का फिर लाभ लिया, किसने? बी ने, और वो चीज किसको बेच दी? सी को बेच दी। अब जो सवाल आ रहा है ना, इससे क्या होता है हमारे पास जो ये वे लगाते हैं ना, इससे हमारे पास शुरुआत वाली और लास्ट वाली वैल्यू हमें पता चल जाती है कि जैसे ए ने कितने की खरीदी चीज? 100 की, और सी को वो कितने की मिली? 121 की। ए में और सी में क्या आ जाता है? डायरेक्ट रिलेशन। ए और सी छोड़ो कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, कितने भी बंदों तक वो आगे से आगे चली जाए चीज, हमें ये पता चल जाएगा इस वे से कि पहले बंदे ने कितने में खरीदी और लास्ट बंदे ने कितने में खरीदी। बोलो, बात समझ आई? ऐसा ही कुछ सवाल मैंने आपको बताया था। जैसे कोई मकान होता है, मकान की कीमत जो मकान का मालिक है उसने कुछ रख रखी होती है, जैसे 5 लाख या 4 लाख जितनी भी, उस मकान पे जैसे पहला दलाल कुछ परसेंट का अपना फायदा देख के दूसरे दलाल को बता देता है कि भाई इतने रुपए का है घर, है ना। फिर वो दूसरा तीसरे को बता देता है, तीसरा चौथे को, इस तरीके से फाइनली किसके पास पहुंचता है? ग्राहक के पास। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चीज आपको समझ आ गई? बस इस कंसेप्ट का मैं अभी यूज करूंगा और सारे क्वेश्चंस देखना अपने क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे।
क्लियर है स्टूडेंट्स? बस इसी वे में करना है, आप समझ जाया करो इस बात को कि शुरुआत वाला और लास्ट वाले की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखना ध्यान से, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको। तो मैं यही बताता था परसेंटेज करवाते टाइम कि मैं सिर्फ परसेंटेज नहीं करवा रहा आपको, मैं परसेंटेज करवाते करवाते आपका कम से कम 10 से 12 यूनिट्स का मटेरियल तैयार करवा रहा था उस टाइम। इसीलिए कहता था कि परसेंटेज यूनिट को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है ए ने एक साइकिल 20% के लाभ पर किसको बेच दी? बी को। वही बात आई कि ए के पास साइकिल था, उसने 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया? बी को। फिर बी ने क्या किया? वह इस साइकिल को 25% के लाभ पर किसको बेच देता है? सी को। ये क्या करता है? 25% का लाभ लेकर किसको बेच देता है? सी को। ये ए तो 20% का लाभ लेके बी को बेच रहा है, बी जो है वो 25% का लाभ लेके किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। फिर हमें कह रहा है कि यदि सी ने साइकिल के लिए 225 रुपए का भुगतान किया, सी ने जो रुपए दिए ना इसके साइकिल के कितने दिए हैं? 225। तो आपसे पूछा है कि ए के लिए लागत मूल्य बताओ, कि मतलब ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था। अब ये जो चीज मैंने आपके सामने बनाई है ना, सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए कि आप देख सकते हो कि वो सेम फंडा है कि 100 रुपए की चीज इसने 20% का लाभ लेके 120 में बेची होगी, फिर 120 की चीज जिसने 25% का लाभ लेके सी को बेची होगी। तो अब ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि ए से शुरुआत हुआ, सी पे एंड हुआ, सी का रेट इन्होंने बता दिया और ए का पूछा है। तो वो जो वे मैंने आपको बताया कि इसी चीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कर लो, सवाल आपका विद इन 10 सेकेंड्स हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो करोगे कैसे स्टूडेंट्स? इसको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, बस 20% 1/5, 25% 1/4, और बोला क्या है? लाभ। तो 5 की चीज 1 का लाभ लेकर कितने में बेचोगे? 6 में। ठीक है जी। और 4 रुपए की चीज 1 का लाभ लेकर कितने में बेचोगे? 5 में। क्लियर? तो ये रेट आ जाएगा किसका? ए का लागत मूल्य है, और ये किसका आ जाएगा? सी का। अब इसे और भी आसान कर लो, मैंने बताया था इस और इस तरफ जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लिया करो, बाद में भी तो करना है, पहले ही कर लो। 2 के टेबल से 2 पे कटा, 2 के टेबल से 3 पे, 5 से 5 कट गया। तो बताओ ए के लिए उसका रेट कितने रुपए था साइकिल का? 2 रुपए था। और लास्ट वाले बंदे यानी कि सी के लिए रेट कितना था? 3 था। बोलो बात समझ आई? 5 to 10 सेकंड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1/5 लाभ है, 5 पे 1 का लाभ लेके 6 में बेची, 4 पे 1 का लाभ लेके 5 में बेची, 5 से 5 कैंसिल, कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ए ने खरीदी 2 की, लास्ट बंदे सी ने खरीदी कितने की? 3 की। बस आप बताओ सी ने कितने में खरीदी? 225 में। तो बताओ 225 किसके बराबर है स्टूडेंट्स? इस 3 के बराबर है। और वैल्यू किसकी पूछी है कि ए ने कितने में खरीदी? ए का लागत मूल्य। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 सत्ता 21, बचा 1 15, 3 पंजा 15, 75 पे कटा, 75 गुणा 2 कर दो, कितना आंसर आया? 150, यानी कि 150 रुपए। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट पे आधारित अब सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, और इसी तरीके से फास्ट मैं करता जाऊंगा। कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर ही है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल में हमें ये बोला गया है कि ए ने बी को 5% के लाभ पर एक साइकिल बेची। लाभ, बस जो भी लाभ है हानि उसे लिखते जाओ। ए ने बी को 5% के लाभ पर बेची, ठीक है। फिर बोला कि बी ने सी को 10% के लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% के लाभ पर बेची। अगर सी ने कितने में खरीदी है? सी ने अगर साइकिल 1310 रुपए में खरीदी है, तो बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको पता ही है। तो ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है चीज, बस वही फंडा लगा दो जो हमें आता है। तो लिखो 5% 1/20, 10% 1/10। तो यहां तो 20 की चीज है, 1 का लाभ लेकर कितने में बेची होगी? 21 में। ठीक है जी। और यहाँ 10 रुपए की चीज है, 1 का लाभ लेकर कितने में बेची गई होगी? 11 में। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए ने तो वो साइकिल कितने में खरीदी थी? 20 गुणा 10। आप इसको 200 लिख लो चाहे, तो चाहे 20 गुणा 10 ही लिखा रहने दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। और सी ने कितने में खरीदी? 21 गुणा 11। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सी ने कितने में खरीदी? 21 गुणा 11 में। ठीक है जी। आप बताओ, क्वेश्चन कह रहा है सी ने कितने में खरीदी है? 2310 में खरीदी है साइकिल। तो 2310 किसके बराबर है? बता दो मेरे को।
2310 बराबर है 21 गुणा 11 के, और पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा साइकिल को। किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 200 की, तो गुणा कर दो 200। अब आप समझ भी गए होंगे कि मैंने इनका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ रखनी होती है वैल्यू बराबर में, तो कैंसिल तो हो ही जानी है, ठीक है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई वहां नहीं करता। इसका कैंसिल कर लो स्टूडेंट्स, 23 एकम 21 एकम 21, बचा कितना 2, 21 बना 21 एकम 21, कैंसिल हो गया कितने पे 110 पे, 11 ढाई 110, तो 200 गुणा 10 कितना आंसर आ गया, 2000 रुपये आंसर आ गया। किसका, साइकिल का, और किसके लिए, ए के लिए, यानी कि ए ने साइकिल को कितने में खरीदा गया होगा, 2000 रुपये में खरीदा होगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं, लास्ट बंदे का रेट देके पहले का पूछा होता है, या पहले का रेट देके लास्ट का पूछा होता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हर तरीके के सवाल आ जाएंगे आपके, जो भी इसमें प्रिटी क्वेश्चंस बनते हैं। कह रहे हैं कि ए ने बी को 10% के लाभ पर एक साइकिल बेची, कितने पे, 10% के लाभ पर साइकिल बेची ए ने बी को। फिर कह रहा है बी ने सी को साइकिल 20% के लाभ पर बेची, कितने परसेंट के, 20% के लाभ पर बेची। ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को 20% के लाभ पर साइकिल बेची, ठीक है जी। कह रहा है सी ने अगर 264 रुपए में साइकिल खरीदी, सी ने कितने में खरीदी, 264 में खरीदी, तो बताओ कि ए ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो देख लो क्वेश्चन कैसे करना है, वही फंडा लगा दो, 10% 1/10, 20% 1/5। यहाँ तो 10 पे 1 का लाभ लेकर साइकिल कितने में बेची गई होगी, 11 में, और यहाँ 5 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेची गई होगी, 6 में। यानी कि अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, तो आसान कर लो, 2 से कट गया 5 पे, और 2 से कट गया 3 पे, यानी कि ए ने तो साइकिल खरीदी होगी 5 गुणा 5 25 में, और सी ने कितने में खरीदी होगी, 11 गुणा 3 33 कर लो, नहीं तो कैंसिल तो करना ही है, 11 गुणा 3 रख लो। क्लियर है जी बात। 10% के लाभ पे ए ने बी को 10 पे 1 का लाभ 11 में बेची, फिर बी ने सी को 20% का लाभ, यानी कि 5 की चीज पे 1 का लाभ लेके 6 में बेची। कंसेप्ट हमें क्लियर है ही है, तो कैंसिल और कर लो जितना हो सकता है। तो बताओ ए ने तो कितने में खरीदा था साइकिल, 5 गुणा 5 25 में, और सी ने कितने में खरीदा था, 11 गुणा 3 33 हो सकता है, बट मेरे को पता है मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा, तो मैंने क्या लिख लिया, 11 गुणा 3 में खरीदी, किसने, सी ने। क्वेश्चन चेक करो, कह रहा है सी ने कितने में खरीदी थी साइकिल, 264 में, किसके इक्वल आ गए, 11 गुणा 3 के। पूछा किसका है वैल्यू, कि ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी, कितने में, 25 में, 25 की वैल्यू निकाल दो, 11 का टेबल पढ़ दो, 11 गुणा 22 बचा 4 44, 11 चौका 44, कैंसिल हो गया 11 पे, है ना, 24 पे कैंसिल हुआ 11 के टेबल से, 3 से कैंसिल हो गया 8 पे, 3 8 24, 25 8 200। तो बताओ ए के लिए उस साइकिल का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपए था। बातें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। इसमें भी अच्छे सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल ही है, बढ़िया लेवल के सवाल भी आएंगे, अभी आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए ने एक सामान खरीद कर बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। ए ने तो सामान जब बी को बेचा किस पे, 25% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है जी, ए ने बी को। फिर कह रहा है बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। बी ने जब सी को बेचा 10% की हानि पर बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने बी को तो बेचा सामान 25% के लाभ पर, और बी ने आगे सी को बेचा 10% की हानि पर। फिर हमें कह रहा है कि यदि सी ने सामान 675 में खरीदा, सी ने कितने में खरीदा, 675 रुपए में सामान खरीदा, तो बताओ ए ने उस सामान को कितने रुपए में खरीदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 25% 1/4, 10% 1/10। यहाँ तो 4 रुपए पर 1 का लाभ लेकर चीज को कितने में बेचा, 5 में, और यहाँ 10 रुपए की चीज को 1 की हानि लेकर कितने में बेचा गया होगा, 9 रुपए में। बोलो बात समझ आ गई। 4 रुपए की चीज को 1 का लाभ लेकर बेचा 5 में, और यहाँ 10 रुपए की चीज को 1 की हानि लेकर बेचा 9 में। और कैंसिल हो रहा है कुछ, देख लो इन इस तरफ दोनों तरफ, 5 दूनी 10 कर दो कैंसिल। तो बताओ ए ने तो चीज को कितने में खरीदा था, 4 दूनी 8 रुपए में, और सी ने कितने में खरीदा था, यहाँ एक ही है, 9 एकम 9 रुपए में। ठीक है जी, हो गया क्लियर यहाँ तक। कह रहा है सी ने खरीदा
675 में, किसके बराबर है? 9 के। और पूछा है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा उस वस्तु को, कितने में खरीदा ए ने? 8 में। 8 की वैल्यू निकाल दो। 9 सत्ता 63, बचा 4 45, 9 पंजा 45, 75 गुणा 8 कर लो, 8 पंजा 40, हाँ चला 4, 8 7 56 और 4 60, कितना आंसर आ गया? 600। यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? 600 रुपए में खरीदा होगा। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल में हमें बोल रहा है कि ए ने 10% के लाभ पर वस्तु जो है वो बी को बेची। ए ने तो बी को किस पर बेची? 10% के लाभ पर वस्तु बेची। फिर कह रहा है बी ने सी को जब बेची, ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को बेची 5% के लाभ पर, बी ने सी को बेची 5% के लाभ पर। फिर हमें बोला अगर सी ने उस वस्तु को 462 रुपए में खरीदा हो तो बताओ उस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। सेम फंडा, सेम क्वेश्चन। 10% 1/10, 5% 1/20। ठीक है जी। यहां तो वस्तु 10 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेची गई होगी? 11 में। और यहां देखें तो 20 रुपए की वस्तु 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेची गई होगी? 21 रुपए में। क्लियर है जी। तो बताओ ए के लिए तो रेट उसका कितना आ गया? 20 गुणा 10 200 रुपए। और सी के लिए उस वस्तु का रेट कितना आ गया? 11 गुणा 21 आ गया। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन में बोला है कि सी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? 462 रुपए में। कितने में? 462 रुपए में। आप बताओ सी ने कितने में खरीदी है? 11 गुणा 21 में। तो ये बराबर आ गया 462 किसके? 11 गुणा 21 के। और पूछा है कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो कितने में खरीदा है? 200 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स किसका? 200 का। चलो कर दो कैंसिल, 21 का टेबल पढ़ दो। 21 दूना 42, बचा 4 42, 21 दूना 42, कट गया 22 पे। फिर 11 दूना 22, 2 पे कट गया। 200 गुणा 2, कितना आंसर आ गया? 400 रुपए। तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा स्टूडेंट्स? 400 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स क्या है। ये अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें परसेंटेज की वैल्यू आ रही है जो एक तो 10% आ रही है, एक 7.5%, 7 से 1/2%। तो इसको पहले समझ लो। देखो आपको पता है ना कि 30% किसके बराबर होता है? 30% होता है 3/10 के होता है। इसका आधा कर दो, 15% बराबर होता है किसके? इसका भी हाफ कर दो, 3/20 के। आधा करना मैंने सिखाया आपको कि 3/10 का जब आप आधा करोगे तो ये बनेगा 3/20। तो 30% 3/10 है, उसका हाफ यानी कि आधा 15% 3/20 के बराबर है, इसका भी हाफ कर दो तो 7.5% किसके बराबर आएगा? इसका हाफ करो 3/40 के बराबर आएगा। या तो आप यूं समझ लो या यूं समझ लो। आपको पता है 75% किसके बराबर होता है बेटा? 3/4 के होता है। इसमें अगर मैं 10 का भाग लगाऊं तो ये बन गया 7.5%, यानी कि 7.5%। इसमें भी 10 का भाग लगा दो, कितना बन गया? 3/40। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं, अब भी मैंने क्लियर करवा दी। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कभी कोई दिक्कत ना आए। अगर वीडियो कोई फर्स्ट टाइम भी ये देख रहा हो तो उसे ये क्लियर हो जाए बातें। ठीक है जी। तो 7.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/40 होती है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोला है हमें। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए ने 10% के लाभ पर सामान बेचा है, किसको? बी को। ठीक है, ए ने बी को बेचा 10% के लाभ पर सामान। ठीक है जी। फिर कह रहा है बी ने 7.5% के लाभ पर उसे किसको बेच दिया? सी को। बी ने क्या किया? 7.5% के लाभ पर बेच दिया किसको? सी को। ए ने बी को किस में बेचा? 10% के लाभ पर। फिर बी ने उस सामान को किसको बेच दिया? सी को 7.5% के लाभ पर। आगे बोला सी ने इसे 25% की हानि पर बेच दिया। फिर सी ने आगे डी को भी बेच दिया, कितनी हानि पर? 25% की हानि पर। क्लियर है जी बात। मान लो किसको बेच दिया? डी को बेच दिया। तो हमें कह रहा है कि यदि ए का लागत मूल्य 3200 हो, सुनते रहना ध्यान से, कि ए ने अगर वो चीज कितने में खरीदी हो? 3200 में, यानी कि पहले बंदे ने, तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई? सी को कितनी राशि प्राप्त हुई का मतलब क्या है कि सी ने जब वो चीज बेची डी को, सी ने जब वो चीज बेची डी को
तब डी से उसको कितने रुपए मिले, यानी कि डी के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। क्वेश्चन तो यही है कि भाई ए का बोल के और ये पूछ रहा है कि डी को वो चीज कितने रुपए में मिली। डी को जितने रुपए में चीज मिली होगी उतनी ही राशि किसको प्राप्त हुई होगी, सी को, क्योंकि डी को बेच कौन रहा है, सी तो बेच रहा है। तो क्वेश्चन तो वही सेम ही है, करने का फंडा भी आपको पता ही है। बस 10% बेटा 1/10, 7.5% अभी बताया मैंने आपको कितना होगा 3/40, और 25% आपको पता है 1/4। सेम फंडा लगा दो। 10 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेचा, 11 में। 10 पे 1 का लाभ लेकर 11 में बेचा। 40 पे 3 का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 43 में, 43 में। और 4 रुपए पर 1 की हानि यानी कि लॉस लेकर कितने में बेचेगा, 3 में। वेरी गुड। तो कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा दोनों तरफ, तो आप ये समझ लो ए को तो वो चीज कितने में मिली थी, 10 गुना 40 गुना 4, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 चौका 16, 1600 में। ए को तो कितने में मिली थी, 1600 में। और लास्ट बंदे यानी कि डी को वो वस्तु कितने रुपए में मिली थी, 11 गुना 43 गुना 3 में। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो मत इसका। चलो, कह रहा है ए को तो मिली 3200 में, ए को कितने में मिली है, 3200 में। ये लो 3200 लिख दिया, बराबर किसके है 3200, ए के रेट के बराबर है। इस बार ए ने कितने में खरीदी है, 3200 में। तो ए ने यहां देखो कितने में खरीदी है, 1600 में। क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखो, 3200 बराबर किसके है, 1600 के। और पूछा क्या है कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, या फिर ये कह लो कि डी के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था। कितना था बताओ, 11 गुना 43 गुना 3। क्लियर है जी। कैंसिल कर दो, 16 गुना 32 कितने पे कैंसिल हो गया, 200 पे। अब इनका कर लो आप मल्टीप्लाई, सॉरी 200 पे नहीं 2 पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 16 से कैंसिल हो गया 2 पे। ठीक है जी। अब इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, बट एक चीज नोट करो, अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक काम किया करो, इनका आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। 3 तिया 9 बनेगा लास्ट में, 9 एकम 9 बना, 9 दूनी 18 बना, यानी कि लास्ट में डिजिट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए गुणा करने के बाद। तो आप देखो कि एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से आपको यहाँ मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी। अपना आंसर कौन सा है, डी है। बट फिर भी करना है मल्टीप्लाई तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूना 22, 22 का मल्टीप्लाई पहले 43 से कर दो, 22 तिया 66, हासिल आई 6, 22 चौका 88, 88 और 6 कितना हुआ 94। तो 946 गुणा में कर दो 3, 6 तिया 18, हासिल आई 1, 4 तिया 12 और 1 13, हासिल आई 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो बताओ कि उस वस्तु को डी ने कितने में खरीदा होगा, 2838 रुपए में। आराम से देखो, ए ने बी को बेचा 10% के लाभ पर, बी ने सी को बेचा 7.5% के लाभ पर, सी ने आगे मान लो डी को बेचा 25% की हानि पर। हमें कह रहा है ए ने अगर चीज को खरीदा कितने में, 3200 में, तो बताओ सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। सी को कितनी राशि प्राप्त हुई मतलब डी ने कितने में खरीदा। बस, तो ये वैल्यूज आपको पता ही है। 10 पे 1 का लाभ 11, 40 पे 3 का लाभ 43 में बेचा, 4 पे 1 की हानि लेकर 3 में बेचा। ए ने तो खरीदा चीज को 1600 में, और लास्ट बंदे डी ने कितने में खरीदा, 11 गुना 43 गुना 3 में। हमें कह रहा है कि ए ने कितने में खरीदा, 3200 में। 3200 बराबर है किसके, 1600 के। वैल्यू निकालनी है किसकी, 11 गुना 43 गुना 3 की। इसको मल्टीप्लाई में कर दो, अब कैंसिल कर दो, 2 पे कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा अपना, बट एक बार यूनिट डिजिट चेक किया तो पता चला लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर भी लो तो भी आंसर क्या आना था, 3828 रुपए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे इसके अंदर, अभी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखो, कह रहा है कि ए ने 10% के लाभ पर एक सूटकेस बी को बेच दिया। ठीक है जी। यदि बी ने 2860 रुपए में सूटकेस खरीदा तो ए ने कितने में खरीदा। इसमें तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, 10% का लाभ बस एक बंदे के लिए है, ए ने बी को बेचा है। 10% का लाभ यानी कि 1/10। इसका मतलब ये है कि ए ने चीज 10 रुपए में खरीदी थी और 1 का लाभ लेकर कितने में, 11 में बेच दी किसको, बी को। बात समझ आई। तो इसमें तो दो ही बंदों के बीच में व्यापार हो रहा है एक तरीके से ना। तो अब कह रहा है बी को तो मिली 2860 में, तो
2860 में अगर बी को मिली है, बताओ यहाँ बी को कितने रुपए में मिल रही है सूटकेस, 11 में, तो ये वैल्यू आ गई इक्वल किसके, 11 की। पूछा है कि ए के लिए उस सूटकेस का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या था, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 का। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 दूना 22 बचा 6 66, 11 छिक्का 66, तो अपना आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2600 रुपए। यानी कि ए के लिए उसका रेट क्या था, 2600 रुपए। अभी रिसेंट भी मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ऐसा है कि बी को बेचा तो कितने रुपए में, 2860 में बेचा ए ने बी को, और कितने परसेंट के लाभ पर, 10%, यानी कि 1/10 के लाभ पर। तो आप कह सकते हो कि ए ने बी को 10% के लाभ पर 10 पे 1 का लाभ लेकर बेचा तो कितने में, 11/10 में बेचा होगा, और खरीदा कितने में होगा, 10/11 में। कहीं ना कहीं सेम चीज ही है, कोई अंतर थोड़ी है स्टूडेंट्स इनमें, बस तो सेम फंडे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कितना अच्छा सवाल है। तो इसी कंसेप्ट से ये सवाल भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है जी। हमें बोला है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची, ए ने बी को बेची 20% के लाभ पर, ठीक है जी। फिर कह रहा है बी ने उस साइकिल को सी को बेच दिया 25% की हानि पर, बी ने सी को बेचा 25% की हानि पर, ठीक है जी। फिर कह रहा है अगर सी ने साइकिल के लिए पी रुपए दिए, अब देखो रुपए कैसे दिए उसने, कितने रुपए में मिली सी को, पी रुपए में, तो बताओ ए ने उसको कितने में खरीदा, ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा, ठीक है जी। चलो 20% 1/5, 25% 1/4। यहां तो है कि उस साइकिल को, साइकिल है ना, ठीक है, उस साइकिल को 5 पे 1 का लाभ लेकर बेचा ए ने बी को, कितने में बेचा बताओ, 5 रुपए की चीज को 1 का लाभ लेकर बेचा 6 में। और यहां है कि 4 रुपए की चीज को 1 की हानि लेकर कितने में बेचा गया होगा, 3 में। क्लियर है जी बात, और आसान कर लो इसको, 2 के टेबल से कैंसिल 2 पे, और 3 के टेबल से, 2 के टेबल से कैंसिल 3 पे, यानी कि ए ने तो खरीदा होगा कितने रुपए में, 5 दूना 10 रुपए में खरीदा होगा, और लास्ट बंदे यानी कि सी ने कितने में खरीदा होगा, 3 तिया 9 रुपए में खरीदा होगा। क्लियर है बात, ए ने खरीदा होगा 10 में और सी ने खरीदा होगा 9 रुपए में उस साइकिल को। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सी ने कितने में खरीदा है, पी रुपए में। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी ने कितने में खरीदा है, पी रुपए में। तो क्वेश्चन वाली वैल्यू तो आपको ऊपर ही रखनी है, सी ने खरीदा कितने रुपए में, पी रुपए में। आप बताओ कि सी ने कितने में खरीदा, यहां देख के 9 रुपए में, तो ये पी किसके इक्वल आ गया, इस 9 के बराबर आ गया। पूछी वैल्यू कि ए ने कितने में खरीदा वो साइकिल, मल्टीप्लाई कर दो 10, तो अपना आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10p/9 रुपए रेट था उस साइकिल का, किसके लिए, ए के लिए। क्लियर है जी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला देखना ध्यान से स्टूडेंट्स। कह रहा है कि यदि एक उत्पादक 10% का लाभ कमाता है और थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य जो है 1265 रुपए है। देखो हमें भी पता है कि कोई भी चीज का पहले प्रोड्यूस होता है, वो चीज है ना, उत्पादन होता है, प्रोड्यूसर जो होता है उत्पादन करता है वस्तु का, वो उत्पादन के बाद फिर क्या चली जाती है, उसके बाद थोक विक्रेता के पास बेचता है कुछ लाभ लेकर, फिर थोक विक्रेता आगे खुदरा विक्रेता को बेचता है कुछ लाभ लेकर, फिर आगे वो कस्टमर तक बेचता है कुछ प्रॉफिट लेकर। तो इस तरीके का सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें यही हमें चीज बताई है कि हमें उत्पादक जो होगा वो कुछ प्रॉफिट लेके बेच रहा है, आगे से आगे चीज पहुंच गई किसके पास, खुदरा विक्रेता के पास। तो हमें खुदरा मूल्य सवाल में दे रखा है और उत्पादन कीमत पूछी गई है, और ये तो बात जायज सी है कि इनमें से कोई सा भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो लॉस लेगा, तो आगे प्रॉफिट ले लेके आगे चीजों को बेचेंगे सभी, है ना। तो देखो पहले क्या है, उत्पादक जो कमाता है वो 10% का लाभ, कितने परसेंट का, 10% का लाभ कमाता है। फिर हमें बोला थोक विक्रेता कितना लाभ कमाता है स्टूडेंट्स, 15% का लाभ कमाता है। और उसके बाद बोला कि खुदरा विक्रेता जो है वो कमाता है 25% का लाभ, कितने परसेंट का, 25% का लाभ कमाता है। हमसे कहा गया है कि खुदरा जो मूल्य है, खुदरा मूल्य कितने रुपए है, 1265 रुपए है। तो हमसे पूछा गया है कि उत्पादक के लिए मूल्य क्या होगा, यानी कि उत्पादन मूल्य हमसे क्या है, पूछा गया है, उत्पादन कीमत हमसे पूछी गई है। तो सेम फंडा है क्वेश्चन करने का, देखो ध्यान से, 10% 1/10, 15% कितना होगा 3/20, क्योंकि 30%
3/10 और 15% 3/20 और 25% की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/4 कर दो। 10 पे 1 का लाभ लेकर चीज बेची कितने में? 11 में। यहाँ देखो 20 पे 3 का लाभ लेकर वस्तु कितने में बिकी होगी? 23 में। यहाँ देखें तो 4 रुपए की वस्तु 1 का लाभ लेकर कितने में बेचा गया होगा? 5 में। अब इस और इस तरफ जो कैंसिल हो रहा है पहले वो तो कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ आएगी उत्पादन कीमत, यहाँ आएगी खुदरा कीमत। ठीक है जी, 5 के टेबल से कैंसिल हो गया कितने पे? 5 चौका 20 पर। ठीक है जी, तो बताओ मेरे को उत्पादन कीमत कितनी है? 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 10 160 और खुदरा कीमत कितनी है? 11 गुणा 23 कितनी है? 11 गुणा 23 है। अब बताओ आपको खुदरा कीमत कितनी दी है? 1265 रुपए। तो 1265 किसके इक्वल आ गया बताना मेरे को? 11 गुणा 23 के बराबर आ गया। 11 गुणा 23 के बराबर आ गया और हमसे पूछा है उस वस्तु की उत्पादन कीमत। उत्पादन कीमत कितनी है? 160, तो मल्टीप्लाई कर दो 160 का। अब करो वैल्यू सॉल्व। 23 के टेबल से कैंसिल हो गया कितने पे? 23 पंजा 115, बचा कितना? 11, फिर बना 115, 23 पंजा 115। ठीक है जी, 11 के टेबल से कैंसिल हो गया, 11 पंजा 55 पे, 16 पंजा होता है 80, यानी कि 160 गुणा 5 करोगे तो कितना आया? 800 रुपए। यानी कि अगर उस वस्तु की खुदरा कीमत जो है वो 1265 थी तो उसकी उत्पादन कीमत कितनी थी? 800 रुपए थी। तो इस तरीके से देख लो चीजें उत्पादित होने के बाद लास्ट में ग्राहक तक पहुंचती हैं तो कितने परसेंट जो है उस पर प्रॉफिट ले लेके ग्राहक को बेचा जाता है लास्ट में चीज को। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखो इसी तरीके का लास्ट, अभी और है क्वेश्चंस, अभी और है, देखना ध्यान से। क्या है? कह रहा है कि एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। उत्पादक किसे बेच रहा है? होलसेल विक्रेता को 10% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि होलसेल विक्रेता क्या करता है? दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच देता है। पहले उत्पादक ने होलसेल विक्रेता को बेच दी, होलसेल विक्रेता ने आगे क्या किया? दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच दी। कितने परसेंट के? 20% के लाभ पर। फिर दुकानदार ने वो वस्तु ग्राहक को बेच दी 15% की हानि पर। दुकानदार ने ग्राहक को बेच दी 15% की हानि पर वस्तु। ठीक है जी, कभी कभार होता है ना ऐसे कि भाई दुकानदार कोई चीज लेके आ जाते हैं और वो काफी टाइम तक बिकती नहीं, फिर वो लॉस में बेचता है भले पर वो निकाल देता है वस्तु को। आई बात समझ? तो हमें क्या कह रहा है कि ग्राहक को जो बेची उसने कितने में बेची? 56,100 में। ग्राहक को वस्तु कितने रुपए में मिली? 56,100 रुपए में मिली। तो हमसे ये पूछा गया है कि उत्पादन जो मूल्य है उस वस्तु का वो क्या था? उत्पादन कीमत हमसे पूछी गई है। सेम क्वेश्चन है तो देखो 10% 1/10, 20% 1/5 और 15% कितना हुआ? 3/20। क्वेश्चन की जो जिस तरीके से हो रहा है किस वजह से करना है सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाई रखी है। तो 10% का लाभ यानी कि 10 पे 1 का लाभ लेकर कितने में बेचा गया होगा वस्तु को? 11 में। यहां देखें तो 5 रुपए की वस्तु को 1 का लाभ लेकर बेचा गया होगा कितने में? 6 में। और यहां देखें तो 20 रुपए की वस्तु को 3 रुपए की हानि यानी कि लॉस लेकर कितने में बेचा गया होगा? 17 में बेचा गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से इस और इस तरफ जो कैंसिल हो रहा है आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो 10 पे, 2 के टेबल से कैंसिल 3। ठीक है जी, तो उस वस्तु की उत्पादन कीमत तो कितनी आ गई? 5 गुणा 100 आ गई 500 रुपए। कितनी? 500 रुपए। और उस वस्तु की ग्राहक के लिए जो मूल्य था वो कितना आ गया? 11 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है जी, आप बस इसको क्या कर दो? कंपेयर कर दो। ग्राहक के लिए मूल्य कितना बताया हमें? 56,100। किसके बराबर है बताना मेरे को? 11 गुणा 3 गुणा 17 की। और पूछी उत्पादन कीमत है तो गुणा कर दो कितना? 500 का। अब सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको आराम से। देखो 17 तिया 51, बचा कितना? 5 51, 17 तिया 51, तो ये कैंसिल हो गया कितने में? पूरा 3300 पे 17 के टेबल से। 11 तिया 33, 33 से कैंसिल हो गया कितने पर? 100 पर। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स कितना आ गया? देखना ध्यान से, 50,000। कितना आंसर आ गया? 50,000 रुपए। यानी कि ग्राहक के लिए अगर वस्तु का मूल्य 56,100 है तो उत्पादन कीमत इसकी कितनी थी? 50,000 रुपए थी। क्लियर है स्टूडेंट्स बात? तो ये चीजें समझा रहे हैं तो समझाने में हम हर एक बारीकी को सीखते हैं।
बट जब आप इन चीज़ों को समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की अभी, तो आप देखना ये क्वेश्चंस होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इसका क्या है, लास्ट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। तो इसमें कभी कभार पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आ जाती है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं होती इसमें, ये भी आसान है चीजें। देखो ध्यान से, हमें बोला गया है कि ए ने 20% के लाभ पर एक सामान बेच दिया बी को। ठीक है, ए ने बी को बेचा 20% के लाभ पर सामान। फिर हमें कहा जा रहा है कि बी ने 10% के लाभ पर बेच दिया किसको, सी को। बी ने 10% का फायदा यानी कि लाभ लिया, प्रॉफिट लिया और बेच दिया किसको, सी को। सी ने आगे क्या किया, 12.5% का लाभ लेकर 12.5% का लाभ लेकर किसको बेच दिया, डी को बेच दिया। ठीक है जी। अगर डी ने सामान 29.70 रुपए में खरीदा, डी ने सामान अगर 29.70 रुपए में खरीदा हो, तो बताओ ए ने वो सामान कितने रुपए में खरीदा। ठीक है जी, कर लो इस सवाल को भी, सेम ही चीज है। देखो 20% 1/5, 10% 1/10, 12.5% 1/8। ठीक है जी। तो आप कहोगे कि 5 रुपए का वो सामान था, 1 रुपए का लाभ लेकर बेचा कितने में, 6 में। यहां देखें तो 10 रुपए के सामान को 1 रुपए का फायदा लेकर कितने में बेचा, 11 में। यहां देखें तो 8 रुपए की उस वस्तु को 1 रुपए का फायदा लेकर कितने में बेचा गया होगा, 9 में। ठीक है जी। चलो इस तरफ और इस तरफ जितना आप कैंसिल कर सकते हो कर लो, ताकि वैल्यू इजी हो जाए। 2 के टेबल से कैंसिल हो गया 5 पे, और 2 के टेबल से कैंसिल हो गया 3 पे। क्लियर है जी बात। तो बताओ ए ने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 25, 5 गुणा 5 25, 25 8 200 में। और लास्ट बंदे यानी कि डी ने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, 3 गुणा 11 गुणा 9 में खरीदी होगी। ठीक है जी। आप बताओ क्वेश्चन कह रहा है कि डी में कितने में खरीदी, 29.70 में। डी ने कितने में खरीदी, 29.70 में। हमें पता है कि डी ने कितने में खरीदी है वस्तु, 3 गुणा 11 गुणा 9 में, 3 गुणा 11 गुणा 9 में। ठीक है जी। और हमसे पूछा है कि वस्तु ए ने कितने रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी है, 200 में। तो बस हमें 200 की ही वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स कितना, 200। ठीक है जी। अब क्या करो, ये पॉइंट हटा दो पहले, तो बटा में क्या आ गया, 2 0, और 2 0 हो गए यहां से कैंसिल। अब पढ़ लो टेबल। ठीक है, पहले 9 का है, 11 का किसी का भी, 11 दूना 22 बचा 7 77, 11 7 77, कैंसिल हो गया 270 पर, किसके टेबल से, 11 के टेबल से। 9 तिया 27, 27 के टेबल से कैंसिल हो गया कितने पे, 10 पे। तो अपना आंसर क्या आया, 10 गुणा 2 20 रुपए। कितना आंसर आया स्टूडेंट्स अपना, 20 रुपए। देखो 20% का लाभ 1/5, 5 की चीज 6 में बेची लाभ लेके, 10 वाली चीज 1 का लाभ लेके 11 में, 8 वाली चीज 1 का लाभ लेके 9 में। यानी कि पहले बंदे ए ने तो चीज खरीदी कितने में, 5 गुणा 5 गुणा 8 200 में, और लास्ट बंदे ने खरीदी कितने में, 3 गुणा 11 गुणा 9 में। लास्ट बंदा यानी कि डी। क्वेश्चन कह रहा है डी ने कितने में खरीदी है, 29.70 में। वो वैल्यू किसके इक्वल है, 3 गुणा 11 गुणा 9 के इक्वल है। हमसे पूछा है कि ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, तो आपको 200 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 200, तो अपना आंसर स्टूडेंट्स क्या आया, 20 रुपए। आई होप ये भी एक ऐसा कंसेप्ट था जो मैंने आपको ऑलरेडी भी समझा रखा था परसेंटेज के अंदर, बट होता क्या है कि क्वेश्चन की बस लैंग्वेज ही चेंज होती है। जैसे परसेंटेज में ये सारे सवाल इसी तरीके के वो संख्या बोल बोल के दे रहा था कि जैसे एक संख्या को हमने पहले इतने परसेंट बढ़ा दिया, फिर उसको इतने परसेंट कम कर दिया, फिर उसको इतने परसेंट बढ़ा दिया, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज आ रही थी किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। बट प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट के अंदर ये जो है लैंग्वेज वो इस तरीके से बदल गई कि कोई सामान ए ने बी को बेचा, बी ने सी को। कंसेप्ट तो वही है ना, कंसेप्ट तो वही है जो कंटिन्यूस चल रहा होता है लाइन में एक में, ये बताया मैंने आपको। और यही सेम कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको करवाऊंगा मैं, चक्रवर्ती ब्याज, वो भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट नहीं समझा, तो पहले आप क्या करो, परसेंटेज यूनिट को आप अच्छे से देखो, वहां ये बहुत सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा भी रहा हूँ, और धीरे धीरे और प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।